डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएस फिज़िक्स के फ़िज़िकल केमिस्ट्री के कोर्स में नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को देखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिएक्शंस की कितनी टाइप्स हैं। एक आपको पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है तो उसमें लेफ़्ट साइड पे शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में लेफ़्ट साइड पर रिएक्टेंट्स और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स लिखकर दरमियान में एक एरो डाला जाता है। तो अगर ये एरो डायरेक्ट करता हो लेफ़्ट टू राइट, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जबकि अगर एरो डायरेक्ट कर रहा हो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं और इस रिएक्शन को हम रिवर्स डायरेक्शन का नाम देते हैं या बैकवर्ड रिएक्शन का नाम देते हैं। अब कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस बाई डायरेक्शनल होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जो ना सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करते हैं, यानी जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते रहते हैं। ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल एरो का साइन यूज़ करते हैं। और इन रिएक्शंस में एक ख़ासियत ये होती है कि रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। यानी ज़ाहिर है जब प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त रिएक्टेंट की भी कुछ अमाउंट रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद होगी और प्रोडक्ट की अमाउंट भी रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद होगी। तो ये इन रिवर्सिबल रिएक्शन की खासियत है कि रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। और इन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो हम ये हाफ एरो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाफ एरो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये वाला सिंबल भी यूज़ करते हैं। ये मेथड ज़रा पुराना हो गया है। बहुत सारी बुक्स में आपको, पुरानी बुक्स में आपको अब भी यही मेथड मिलेगा। ख़ास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट बरसगीर की लिखी हुई बुक्स हैं, पाकिस्तान और इंडियन आथर्स की, उनमें यही सिंबल यूज़ किया जा रहा है अभी तक। लेकिन जो इंटरनेशनल लिटरेचर है जैसे यूरोप और अमेरिका में, वहाँ पर इस वक्त इस तरह का सिंबल यूज़ किया जाता है। ये सिंबल भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी डबल लाइंस लगा के उनके दोनों साइडों पर एरो के साइंस लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन सब में देखें कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जबकि ऐसे रिएक्शंस जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कभी कन्वर्ट हो रही हैं, तो यानी यूनि डायरेक्शनल रिएक्शंस, नॉर्मली यही होता है कि जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो, उन रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल या यूनि डायरेक्शनल रिएक्शंस कहते हैं। इनमें जो चीज़ कन्वर्ट हो रही है, यानी रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की अमाउंट्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इनकी खासियत है कि रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। और इन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल एरो का यूज़, नॉर्मल एरो का यूज़ किया जाता है नॉर्मली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेकिन अगर यही एरो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट भी डायरेक्ट किया हुआ है और इस तरह का एरो हो, तो समझ ले कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस की एग्जांपल्स भी यहाँ पर कुछ दे दी गई हैं, जैसे कि वाटर की फॉर्मेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अमल से। इसी तरह अगर एसिड बेस रिएक्शन देखें तो वो भी मुकम्मल तौर पे इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें साल्ट और वाटर बनते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का ताल्लुक जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जो बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का ताल्लुक ज़्यादातर उन रिएक्शंस के साथ है। तो देखिए, फ़र्ज़ करें हम एक जनरल रिएक्शंस ले लेते हैं, A+B उसमें रिएक्टेंट हैं और C+D उसमें प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे जैसे रिएक्शन
प्रोसीड करेगा, यानी रिएक्शन के स्टार्ट होने के साथ ही रिएक्टेंट की अमाउंट में कमी आना शुरू हो जाएगी। और अगर हम इस कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पर प्लॉट करें और टाइम को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करें, तो हम देखेंगे जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होंगे, तो इनकी अमाउंट में कमी आना शुरू हो जाएगी, रिएक्टेंट्स की अमाउंट डिक्रीज़ करेगी, इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स की अमाउंट में इंक्रीज़ आना शुरू हो जाएगी, और वो टाइम गुजरने के साथ साथ हम देखेंगे कि उनका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये तो इनिशियल स्टेज है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है दोनों में इंटर कन्वर्शन हो रही है और दोनों की अमाउंट से दोनों की कंसंट्रेशंस चेंज हो रही हैं। एक स्टेज फिर ऐसी आएगी जब रिएक्टेंट मज़ीद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बंद हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन भी रुक जाएगी। उस स्टेज पर क्या होगा कि टाइम गुजरता जाएगा लेकिन कंसंट्रेशन में चेंज आना बंद हो जाएगी, और इस तरह ये टाइम के पर पैरेलल कंसंट्रेशन की लाइंस बनना शुरू हो जाएंगी। तो वो पॉइंट जिस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ साथ चेंज होना बंद हो जाए, जिस पॉइंट पर ये शुरू हुआ ये अमल, उसको हम स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हम कहते हैं यानी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएं किसी रिएक्शन में, तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो गई है। अब हम देखते हैं कि तो इस डिस्कशन से हम एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वो हम कह सकते हैं कि द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन when the two opposing reactions occur at same rate and the concentration of reactants and products do not change with time। अब इस इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1, कॉन्स्टेंसी ऑफ कंसंट्रेशंस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ग्राफ में देखा कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट रहेंगी, और कंसंट्रेशन में चेंज ना आ रही हो तो समझेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम दोनों साइडों से इनिशिएट किया जा सकता है, यानी इक्विलिब्रियम तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप रिएक्टेंट को ले लें और उनको एक दूसरे के साथ मिक्सअप करें तो उससे भी वो रिएक्शन शुरू हो जाएगा और एक स्टेज पर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। या ये भी हो सकता है कि आप प्रोडक्ट साइड पे कोई चीज़ ऐड या रिमूव करके रिएक्शन मिक्सचर में से वहाँ से भी प्रोसेस को आगाज़ करें, तो उसमें जो रिएक्शन में डिस्टर्बेंस आएगी वो फिर अल्टीमेटली रिएक्शन प्रोसीड करेगा और वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचकर रुक जाएगा। तो दोनों साइडों से रिएक्शन का आगाज़ किया जा सकता है, रिएक्टेंट साइड से भी और प्रोडक्ट साइड से भी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट केमिकल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का ये है, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड व्हेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एस्केप फ्रॉम रिएक्शन। अगर मुसलसल रिएक्टेंट में से कोई चीज़ हम निकालते जा रहे हैं या प्रोडक्ट में से कोई चीज़ मुसलसल रिएक्शन मिक्सचर में से निकल रही है, चाहे वो गैस की शक्ल में निकल रही है, चाहे हम खुद विड्रा करते जा रहे हैं किसी भी तरीके से, कोई एक चीज़ अगर हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से रिएक्शन मिक्सचर में से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं तो उससे उस सूरत में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकेगा जब तक वो हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमें रिएक्शन को उसके हाल पर छोड़ना होगा, उसके तमाम अमाउंट्स को कांस्टेंट रखना होगा, तभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुके हैं। यानी उनकी अमाउंट्स को उसमें इन्वॉल्व होने वाले सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशंस को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा, अदरवाइज केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं कर सकता। कैटलिस्ट का रोल ये होता है, कैटलिस्ट आमतौर पे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद इन्वॉल्व हुए बगैर रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो कैटलिस्ट का रोल सिर्फ यही हो सकता है कि एक इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन में फ़र्ज़ किया 1 घंटे बाद अचीव हो रहा है तो वो उसको 10 मिनट बाद उसको मुमकिन बना दे कि हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, लेकिन उससे इक्विलिब्रियम वहीं पर आ जाके अचीव होगा जैसे बगैर कैटलिस्ट के हो रहा था। यानी जिन कंसंट्रेशंस पर जितने कंसंट्रेशंस पर कंसंट्रेशन के लिहाज से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यू वही रहेगी इक्विलिब्रियम पर
जो बगैर कैटलिस्ट के थी। तो टाइम ज़रूर चेंज हो जाएगा, यानी वो कंसंट्रेशंस जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो बगैर कैटलिस्ट वाले अमल से पहले अचीव हो जाएंगी। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक किसी भी रिएक्शन का एक करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है। वो अभी हम अगले पोर्शन में देखेंगे कि वो क्या होता है, उसको मुकम्मल हम डेरिवेशन करेंगे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। तो चाहे आप इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लें उस रिएक्शन के लिए या कम ले लें, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है वो आगे अभी आपको बताते हैं। और इक्विलिब्रियम की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि इसके लिए डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज जो है वो हमेशा ज़ीरो होती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी की 3 तरह की वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक पॉजिटिव हो सकती है, इनकी वैल्यूज़ नेगेटिव हो सकती हैं और ज़ीरो हो सकती हैं। जब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। इसका मतलब है कि वो रिएक्शन नेचुरली खुद ब खुद प्रोसीड करेगा, उसको हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज पॉजिटिव आ रही है तो फिर समझ लें कि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। वो हो तो सकता है लेकिन उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस को सेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। जबकि अगर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो हो तो फिर समझे कि रिएक्शन फिजिबल तो था, लेकिन इस वक्त वो अपने एंड पर, अपने अंजाम पर पहुंच चुका है और इस वक्त वो इक्विलिब्रियम पर है। इस वक्त ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर रिवर्सिबल रिएक्शंस पर एक कानून अप्लाई होता है जिसको लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाता है। ये कानून नॉर्वे के दो केमिस्ट थे, गुल्डबर्ग और वेज, इन्होंने 1864 में ये लॉ प्रपोज किया था। और इस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि कोई भी सब्सटेंस जिस रेट पे रिएक्ट करता है वो डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस की अमाउंट कितनी ली गई है। यानी फ़र्ज़ करें अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन ने कंज्यूम होना है तो हाइड्रोजन की जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन तेज़ी के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अगर हाइड्रोजन की अमाउंट कम ली गई है तो उसका कन्वर्शन का रेट भी कम रहेगा, और अगर हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा ले ली गई है तो वो तेज़ी के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस। एक्टिव मैस एक टर्म होती है जिसको हम सिंप्लिसिटी के लिए मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल ले सकते हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज एन अल्टरनेटिव, कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव वर्ड फॉर एक्टिव मैसेज। तो मोलर कंसंट्रेशन कह लें या एक्टिव मैस कह लें। तो रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस, एंड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी केमिकल रिएक्शन का जो मुकम्मल रेट होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, वो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करेगा, उनके एक्टिव मैसेज पे डिपेंड करेगा। तो जितने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस आप ज़्यादा ले लेंगे उतना ही रिएक्शन तेज़ी के साथ प्रोसीड करेगा, जितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी उतना रिएक्शन स्लो रहेगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने वजाहत की थी अभी के एक्टिव मैसेज क्या होते हैं। एक्टिव मैसेज को आप सिंप्लिसिटी के तौर पे ले सकते हैं कि ये मोलर कंसंट्रेशंस हैं रिएक्टेंट्स की। अब ऐसा क्यों होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन इन डायग्राम्स के ज़रिए की गई है। देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होना होता है तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ कोलाइड करना ज़रूरी होता है। जितना कोलिजन का रेट ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अब इसमें पहली डायग्राम में देखें कि रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ए और बी का एक एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर कितने पॉसिबल कोलिजन होंगे, ए के बी के साथ एक ही कोलिजन होगा। तो ये जो नंबर ऑफ एरो है ये समझ लें कि नंबर ऑफ कोलिजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एक कोलिजन पॉसिबल है, तो एक कोलिजन पॉसिबल है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इस सूरत में कम रहेगा। इसकी निस्बत अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रिएक्टेंट्स के ए और बी के दो मॉलिक्यूल्स ले लें
तो ये ए मॉलिक्यूल इसके साथ भी कोलाइड कर सकता है, इसके साथ भी कोलाइड कर सकता है, इसका मतलब है इसके दो कोलिजन के चांसेस हैं। इसी तरह ये वाला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसके साथ इस भी कोलाइड कर सकता है और इसके साथ भी कोलाइड कर सकता है। तो इस तरह टोटल नंबर चांसेस ऑफ कोलिजन कितने बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, जैसा कि यहाँ पर एरोज की तादाद है 1 2 3 4। तो यूँ समझे कि कोलिजन के चांसेस बढ़ गए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। जितना एक्टिव मैस या मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती हैं उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, क्योंकि कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, देखें यहाँ पर रिएक्टेंट के तो ए रिएक्टेंट के तो दो ही मॉलिक्यूल्स हैं, बी के 3 मॉलिक्यूल्स लिए, तो इस सूरत में कोलिजन के चांसेस कितने हो गए, 6 कोलिजन के चांसेस हो गए। तो इसी तरह अगर हम दोनों मॉलिक्यूल्स के तादाद 3 कर दें तो कोलिजन के चांसेस 9 हो जाते हैं। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशंस बढ़ रही हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता जाता है। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। इसके लिए हम एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें ए और बी रिएक्टेंट और सी और डी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर इन सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें तो समझ लें कि ये तमाम सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी लॉ ऑफ मास एक्शन की, उसके मुताबिक इस रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो होगा जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ए और बी हैं, लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जितनी इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। या इसी इक्वेशन को अगर हम इक्वालिटी में लिखें तो हम यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वालिटी लगाएंगे और यहाँ पर कांस्टेंट लगा देंगे। तो ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हम प्रोपोर्शनल इक्वालिटी में इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू K1 इंटू ए इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाई रेट कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम इस रिएक्शन का बैकवर्ड पोर्शन कंसीडर करें, रिवर्स डायरेक्शन में इस रिएक्शन को कंसीडर करें, तो उस सूरत में ये सब्सटेंसेस रिएक्टेंट होंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या रहेगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। हमने उनको मल्टीप्लाई किया और इसके रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन प्रोपोर्शनल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसमें मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इक्वालिटी में इसको भी इसी तरह कांस्टेंट लगा के हम इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बता दिया कि K1 और K2 क्या है, ये रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन के लिए। अब अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हों तो वहाँ पर हमने चूंकि कहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी अब हमारे पास मौजूद है K1 इंटू ए इंटू बी, और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन भी मौजूद है K2 इंटू सी इंटू डी। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम कंपेयर कर सकते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, यानी कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लें, तो K1 डिवाइडेड बाई K2 हो जाएगा, और ये A और B को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये उस साइड पे जाके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी जिसमें लेफ्ट साइड पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं।
तो कांस्टेंट्स को डिवाइड करें, कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट्स को ऐड करें, कांस्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट करें, जो भी करें कांस्टेंट क्या कांस्टेंट्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन किया जाए उनका रिजल्ट हमेशा एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि K1 ओवर K2 यानी रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट्स इज एन अदर कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं और इसको Kc से रिप्रेजेंट किया जाता है। लिहाजा हम ऊपर की इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, इसमें K1 ओवर K2 को हमने Kc से रिप्लेस कर दिया और ये जो Kc है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का। अब इस पूरी इक्वेशन को, ये जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और इसमें Kc ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये एक तरह से ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि Kc क्या चीज़ है। इस इक्वेशन को देखकर हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब डिवाइड हो रहा है रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के साथ। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ पर मल्टीपल के तौर पर आप कंसीडर करें, तो मल्टीपल ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दी मल्टीपल ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जब भी डिवाइड करेंगे किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, जबकि वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका हो, उसकी वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट आएगी और इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। अब ये तो था एक, ये जो हमने अभी एक रिएक्शन देखा था, ये वाला रिएक्शन, ये कदरे सिंपल रिएक्शन है जिसमें हमने देखा कि रिएक्टेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है और प्रोडक्ट्स के भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यानी तमाम सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ मोल्स यूनिटी हैं। लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स यूनिटी नहीं होते, बल्कि एक तो यूनिटी नहीं होते और दूसरा एक दूसरे से भी डिफरेंट होते हैं। उस सूरत में हमारे पास हम ऐसे रिएक्शन को जनरली यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स और हैं, बी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स और हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। इसी तरह सी और डी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भी नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं। तो इस सूरत में ये जो हमने अभी एक्सप्रेशन डिराइव किया वो कैसे लिखा जाएगा, इस सूरत में हम इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको पावर पे लेंगे। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम पावर में ले लेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेशन फॉर अ मोर जनरल रिएक्शन, जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरह से लिखा जाएगा। तो हम अब इस इक्वेशन की बेसिस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होगी जो कि इस इक्वेशन की बेसिस पर बनेगी, जो ज़्यादा वसी पैमाने पर अप्लाई हो सकती है। तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू अ पावर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस इन बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट्स हैं हर रिएक्टेंट के साथ, उनको हम पावर पे ले लेते हैं उन्हीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ, और फिर इनकी ये वाली रेशो कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। अब इस एक्सप्रेशन को सामने रखते हुए आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपको कुछ रिएक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ, वो आपने उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस लिखने हैं, यानी Kc की क्या वैल्यूज़ होंगी वो आपने वो इक्वेशंस लिखनी है। तो ये 3 रिएक्शंस दिए गए हैं आपको, आपने खुद से इनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यूज़ लिखकर कि या एक्सप्रेशन लिखकर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखकर उसका स्केच लेके मुझे आप व्हाट्सएप कर दें या इस वीडियो लेक्चर के कमेंट में आप शेयर कर दें, तो मैं देख लूँगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी यूनिट्स क्या होंगी। तो हमारे पास 2 केसेस हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया। पहला केस तो ये था कि तमाम रिएक्टेंट्स
और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो और वो यूनिटी हो, और अगर इक्वल भी हो, यूनिटी ना भी हो तो इक्वल हो सिर्फ, तो उस सूरत में केसी की कोई यूनिट हमें हासिल नहीं हो सकेगी। तो केसी की कोई यूनिट हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट साइड की यूनिट्स रिएक्टेंट साइड की यूनिट्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। दूसरा केस है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस हो, उस सूरत में अब एक जैसी यूनिट नहीं बनेगी। ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि केसी की यूनिट वेरी करती जाएगी। इसी वजह से चूँकि या तो कोई यूनिट नहीं होती, और अगर होती है तो कोई फिक्स यूनिट नहीं आती, तो इस वजह से केसी को आम तौर पर यूनिट के बगैर ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो जितना भी लिटरेचर हमें मिलेगा, हमें मुख्तलिफ रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू वहाँ पर दी होंगी, तो बगैर यूनिट के ही एक्सप्रेस की हुई होंगी। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, उसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ को कंसंट्रेशन की टर्म में एक्सप्रेस किया था। तो उसके लिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो Kc से हमने डिनोट किया, क्योंकि उसमें यूँ समझें कि ये C फॉर कंसंट्रेशन है, जो कि कंसंट्रेशन क्योंकि हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट्स को कंसंट्रेशन की टर्म में एक्सप्रेस किया था, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आया। ताहम अगर हम देखें कि मुख्तलिफ रिएक्शंस जो होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि अमाउंट सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशंस की टर्म में ही एक्सप्रेस की हो। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं, ख़ासतौर पे गैस रिएक्शंस, उनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को कंसंट्रेशंस की बजाय प्रेशर की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। उस सूरत में हम Kc की बजाय Kp की टर्म यूज़ करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, और इसको हम ऊपर वाले फार्मूले से ही इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ multiple of pressure of products raised to the power their number of moles in balanced chemical equation divided by a multiple of pressure of reactants raised to the power number of moles in balanced chemical equation। ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट्स को प्रेशर की टर्म में एक्सप्रेस किया गया। इसी तरह ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को मोल फ्रैक्शंस की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए। उस सूरत में हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्सप्रेस करेंगे, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट्स को मोल फ्रैक्शन यानी x की टर्म में रिप्रेजेंट किया गया होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये हम कभी नेक्स्ट टाइम जिक्र करेंगे, डिटेल में जानने वाली चीज़ है। हो सकता है आपको पहले भी मालूम हो, लेकिन जब सॉल्यूशंस वगैरह का कुछ चैप्टर आएगा तो उसमें हम डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि सब्सटेंसेस की क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वहाँ पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यूँ समझ लें कि ये मोल फ्रैक्शन भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के x के जरिए डिनोट किया जाएगा। और इसी तरह अगर नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में प्रोडक्ट्स की रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स दी हुई हों तो हम इसको Kn की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और उस वक्त एक्सप्रेशन ये शक्ल अख्तियार करेगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब के सब इक्वल होते हैं? तो जवाब है नहीं, बल्कि इनको अगर किसी एक टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमें वैल्यू मालूम हो तो हम दूसरी टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए हमें एक रिलेशनशिप यूज़ करनी पड़ती है जो कि ये दी गई है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी एक टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम हो तो इस रिलेशनशिप के ज़रिए हम किसी दूसरे टर्म के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में उसको कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होती। हाँ, इक्वल उस सूरत में होंगी अगर हम यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ टर्म्स के ऊपर डेल्टा एन की वैल्यू आई हुई है। ये डेल्टा एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, उस सूरत में चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि
सपोज 10 माइनस 10 है, 5 माइनस 5 है, तो रिएक्टेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है एक दूसरे के, तो उस सूरत में डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ जाएगी और उस वजह से ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं उनकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि x रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो उस वजह से kp इक्वल टू kc बच जाएगा, ये सारी की सारी टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर रेज टू द पावर p रेज टू द पावर डेल्टा एन दिया हुआ है, तो अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो ये सारी की सारी टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी, और इस तरह kp इक्वल टू kx हो जाएगा, kc इक्वल टू kx हो जाएगा, और ये टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली इसमें भी जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं और उन सब की पावर डेल्टा एन है, और डेल्टा एन की वैल्यू 0 होने की सूरत में ये सारी क्वांटिटी 1 के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर के एन के साथ भी यही मामला है कि p ओवर एन रेज टू द पावर डेल्टा एन, और यहाँ पर डेल्टा एन अगर 0 हो जाता है तो ये जस्ट के एन रह जाएगा। तो जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों, उस सूरत में डिफरेंट टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज एक जैसी होती हैं। ताहम अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो, फिर हम इस रिलेशनशिप के जरिए इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं।